मेरी आवाज सभी स्टूडेंट को क्लियरली सुनाई दे रही है? मेरी आवाज क्लियर है? आवाज सुनाई दे रही है सभी को? तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है ये, वो जो आपको स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? ओके ओके। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। इवोल्यूशन मतलब होता है उत्पत्ति। हम देखिए पहले जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में हम मैनेजमेंट पढ़ लिए थे, डेफिनेशन पढ़ लिए थे कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है। कोई स्टूडेंट बताएगा कि मैनेजमेंट होता क्या है? अपने ऑन वर्ड्स में बताइएगा, अकॉर्डिंग टू ऑथर मत बताइएगा, अपने ऑन वर्ड्स में बताइए कि मैनेजमेंट है क्या चीज। कोई भी स्टूडेंट बताइए मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है? एनीवन? बताइए, आवाज आ रही है ना मेरी? डू थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर कॉमन गोल। गुड। देखिए, मैनेजमेंट का मतलब तो आपको समझा दिया था कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर एक्सट्रीमली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, सब में मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। इसमें जो प्रोसेस पढ़ना है मैनेजमेंट के अंदर में, वो पूरा स्टडीड आपको बता दिया था कि क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो सब कुछ बता दिया था। लेकिन मैनेजमेंट एक्चुअल मीनिंग जो ऑथर के उसके अकॉर्डिंगली आप लिखिएगा। ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट क्या है एक बार और बताता हूँ, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट उसी से रिलेटेड है। इसलिए मैनेजमेंट को पहले एक और बता देता हूँ। मैनेजमेंट है, पहले तो आप क्या करेंगे, टू फोरकास्ट, पहले सोचते हैं, कुछ काम करने के लिए सोचते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि हमको करना क्या है। उस फोरकास्ट से स्टडी करने के बाद कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ आइडियाज बनाते हैं। आइडिया बनने के बाद उसको फॉर्मुलेशन यानी करने के लिए, उसको निष्पादित करने के लिए वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ पीपल्स उसको काम को करने के लिए लगाएंगे, फिर वो पीपल्स को क्या करेंगे, उस जो गोल को हम सेट किए हैं उसको काम करने के लिए वो अपने जी तोड़ मेहनत करेंगे और उस गोल को अचीव करेंगे। और लास्ट में क्या होता है, उसको कंट्रोल भी करता है। मतलब कि पहला है जो फोरकास्ट करना, सोचना, फिर प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद उसको कंट्रोल भी करते हैं कि वो सही तरीके से काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये एक मैनेजमेंट का प्रोसेस, ये मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर और डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग डेफिनेशन दिए हुए, तो आप देख सकते हैं। लेकिन आगे इसमें जब मैनेजमेंट आप समझ चुके हैं, तो इसका जो पहला पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, वो इवोल्यूशन मतलब कि उत्पत्ति, उत्पत्ति होना किसी चीज को। मैनेजर टर्म, टर्मिनोलॉजी कहाँ से आया, मैनेजमेंट टर्म इंट्रोड्यूस कैसे किया गया। ठीक है। तो ये इवोल्यूशन बताएगा कि मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये जो इवोल्यूशन उत्पत्ति हुई है मैनेजमेंट की, वो तीन तरीके से हुई है। ठीक है। क्या क्या तरीका है? ट्रेडिशनल, इसमें देखिए स्क्रीन क्लियर है ना? ओके। देखिए, इवोल्यूशन को बताने के लिए एक तीन जो अप्रोचेस का यूज किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोचेस और क्लासिकल अप्रोच या मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला अप्रोच है
दूसरा अप्रोच है सोशल सिस्टम अप्रोच, ये दूसरा अप्रोच है। तीसरा अप्रोच है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ये तीन अप्रोचेस से इवोल्यूशन को समझा है। मतलब मैनेजमेंट की उत्पत्ति को समझाया है, उसके थॉट्स को समझाया है कि मैनेजमेंट क्या है। ठीक। तो हम तीनों चीज को, तीनों अप्रोचेस को एक विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन पहला इसमें क्या है, ट्रेडिशनल में क्या आता है, सोशल में क्या आता है, ह्यूमन रिलेशनशिप में क्या है, इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। पहले हम चलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच और क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच में। ठीक है। तो ट्रेडिशनल ये ट्रेडिशनल मतलब होता क्या है, क्लासिकल और ट्रेडिशनल क्या है, जो सुचारू रूप से वही मैनेजमेंट चल रहा है, हमारे गतिविधियों में चल रहा है। ठीक है, ट्रेडिशनली तरीके से। और कुछ पुराने लोगों ने, पुराने ऑथर ने अब मैनेजमेंट के बारे में बताया है। ठीक है। तो वो डिस्क्राइब किया है अपने अपने लैंग्वेज में, अपने अपने सिस्टम के अनुसार में मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया है। तो ये ट्रेडिशनली और क्लासिकल जो मैनेजमेंट अभी अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसी प्रोसेस में रन करता है। ये जो ट्रेडिशनल और क्लासिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस बनाया है, मैनेजमेंट कैसा क्या होता है, इसको आज के जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, ये इसी को फॉलो करते हैं और इसी के बेस में पूरा मैनेजमेंट रन ओवर करती है। तो इस ट्रेडिशनल अप्रोच में दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, आपके बुक्स में नहीं मिलेंगे, मतलब इस टाइप से क्लासिफिकेशन नहीं मिलेंगे। इसको मैं अपने आपको समझाने के लिए अपने ऑनवर्ड्स में बनाया हूँ। ठीक है, लेकिन अब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको बुक में आपको यही चीज मिलेगा। ठीक है, जो आप प्रीफर करते हैं बुक, कोई भी बुक हो, चाहे एसएलएम हो या फिर और कोई भी बुक प्रीफर करेंगे तो आपको मिलेगा ये सब चीजें। लेकिन इसको मैं अपने ओन वर्ड में डिस्क्राइब करने के लिए, आपको समझाने के लिए इसको अलग अलग भाग में बांटा हूँ। ठीक है, तो पहले हम समझे कि इवोल्यूशन तीन प्रकार। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था अभी नेटवर्क का, इसलिए शायद कट गया था। अभी आ रही है आवाज, देखिए। ठीक ठीक, ओके। स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके ओके, ओके। ठीक है, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ तीन प्रकार के इवोल्यूशन की को समझाया है ट्रेडिशनली और सोशल सोशल सिस्टम अप्रोच से बताया गया है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से बताया। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच को देखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो अभी आज के जमाने में चल रहा है, उसमें दो तीन प्रकार में इसको ही बांटा गया है। ठीक है, ये किस पे वर्क करता है, क्लासिफिकेशन, ये क्लासिकल मैनेजमेंट जो है किस पे वर्क कर रहा है, ये एफिशिएंसी पे वर्क करता है। मतलब जो अंदर में ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम कर रही है, जो हाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसको हाईली इफेक्टिव बनाना। ठीक, उस काम को मोटिवेट करके, और भी बहुत सा प्रोसेस अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे उनको मोटिवेट करके, लीडरशिप करके, गुड कम्युनिकेशन करके, उनको अच्छा एक कल्चर देके, वर्क एनवायरनमेंट देके, उसको काम करवा के जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना। ठीक है, एक एफिशिएंसी को बढ़ाना, चाहे ह्यूमन बीइंग का एफिशिएंसी हो, चाहे प्रोडक्शन का एफिशिएंसी हो। इस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सभी ऑथर ने, अलग अलग ऑथर ने अपना मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो पहला जो ट्रेडिशनली है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तीन ऑथर ने तीन तरीके से उसको बताया है। पहला जो है, ये डायग्राम आपको शो हो रहा होगा, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पहला। दूसरा है, दूसरा पार्ट में आपको दिख रहा होगा दूसरे साइड में, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ये दो भाग में इसको डिवाइड किया है। जनरली तीन भाग बोल सकते हैं, ब्यूरोक्रेटिक, साइंटिफिक मैनेजमेंट अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट अलग है। ट्रेडिशनल के अंदर ये तीन पार्ट है, ट्रेडिशनल क्लासिकल अप्रोच के अंदर ये तीन पार्ट है, जिसको हम डिस्क्राइब पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम क्या होता है, तो उसको समझेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट के थॉट को कैसे समझाया है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के अंदर उसके थॉट्स को कैसे समझाया है, उसको सबको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसने कहा, किसने बताया। साइंटिफिक मैनेजमेंट को 1890 से लेकर 1940 तक ये चला और चल रहा है, अभी भी चलता है। ठीक, इसको जो ऑथर है, जिन्होंने बताया है साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, उनका नाम है फेडरिक टेलर। ठीक, फेडरिक टेलर 1911 में इन्होंने बताया साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिस्क्राइब से, और इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, आगे उसको बताऊंगा। फादर ऑफ दूसरा जो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी,
जो 1930 से लेकर 1950 तक कार्यरत हुए। और इसको बताने के लिए ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, इसको कौन बताया है? मैक्स वेबर जी ने बताया है। ठीक, ये ऑथर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके द्वारा बनाया गया है, तो कौन बताया है, इसका फादर कौन है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो देखिएगा। तीसरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट को प्रोजेक्ट को कौन बताया, इस इस एवोल्यूशन को कौन बताया, तो ये जो है हेनरी फ्योजी। ठीक है, ये 1841 से लेकर 1925 तक कार्यरत हुए, काम किए, और उसमें हेनरी फ्योजी जी ने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट का थॉट्स प्रोसेस को क्या क्या होता है, वो सारा चीज इसके अंदर बताया गया है। तो हम लोग जो देख रहे थे ब्यूरोक्रेटिक एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन ब्यूरोक्रेटिक को कौन दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट को कौन दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को कौन दिया है, ये तो आपको समझ में आ गया। ब्यूरोक्रेटिक के अंदर क्या बताया गया है, ब्यूरोक्रेटिक है क्या चीज, उस मैनेजमेंट के अंदर में क्या, उस मैनेजमेंट को थॉट को कैसे एक्सप्लेन किया है, मैनेजमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया है। जैसे इसमें देखिए देखिए इसमें जो 4 पॉइंट्स बताए गए हैं क्लियरली हो रहा होगा आपको। स्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन, रूल एंड प्रोसीजर, हेरेसी एंड डिवीजन ऑफ लेबर। वो ब्यूरोक्रेटिक जो डिस्क्राइब किए हैं ऑथर ने, वो ये 4 चीजों को सम्मिलित करके बताया है। ये 4 चीजों को सम्मिलित किए हैं और मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किए हैं, मैनेजमेंट के थॉट को डिस्क्राइब किए हैं कि ये मैनेजमेंट। ठीक, स्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन मतलब क्या होता है, वो एक स्ट्रक्चर डेवलप किया, स्ट्रक्चर डेवलप किए होंगे, मतलब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक काम करने के लिए एक जो हायर अथॉरिटी है, उसके नीचे फिर लोअर अथॉरिटी हो गया, फिर उसके नीचे वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, तो ये स्ट्रक्चर को एक डेवलप किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, वो मैनेजमेंट बताया कि स्ट्रक्चरिंग, एक स्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन। दूसरा, रूल्स और प्रोसीजर बताए, उसके अंदर मैनेजमेंट का थॉट्स के अंदर उस दूसरा पॉइंट बताया है रूल्स और प्रोसीजर, मतलब सीधी सी बात है, जब वो काम कर रहे होंगे वो, तो कुछ रूल्स और उस काम करने के लिए कुछ प्रोसीजर निकाले होंगे, और उसी रूल्स और रेगुलेशन में और उसी प्रोसीजर में एम्प्लॉइज को काम करवाया जाता होगा, और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाता होगा जो उनका गोल हो। ठीक, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, हायरेसी, हायरेसी मतलब एक सीक्वेंस, जैसे स्ट्रक्चरिंग बताया कि टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक, वर्कर तक, टॉप अथॉरिटी से वर्कर तक स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ, तो उनका सेट क्या होगा, हायरेसी, कि यहाँ टॉप मैनेजर्स होंगे, फिर उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजर्स होंगे, फिर लोअर लेवल मैनेजर होंगे, फिर उसके बाद उसके सब ऑर्डिनेट्स होंगे, सब ऑर्डिनेट के नीचे फिर एग्जीक्यूटिव भी होंगे, उसके नीचे फिर वर्कर्स होंगे, ऐसे हायरेसी सेटअप किए होंगे ठीक, काम करने से पहले। तो ये एक मैनेजमेंट का तीसरा पॉइंट बताया, मैनेजमेंट थॉट का तीसरा पॉइंट ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक, चौथा जो है डिवीजन ऑफ लेबर। अब क्या किया, स्ट्रक्चर तो उसको बता दिया कि कैसा कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिए, रूल्स और रेगुलेशन और प्रोसीजर उसको अप्लाइड कर दिए, हायरेसी बता दिए, ठीक है, कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल होगा। चौथा उन्होंने बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर। अब काम को करने के लिए जो लेबर है नीचे तबके के लोग, उसको अकॉर्डिंग टू जैसे सक्षम है, जैसे मान लीजिए कारपेंटर है, तो या फिर इलेक्ट्रिकल है, तो या फिर कुछ मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो उसके क्वालिटी के उसके क्वालिटी के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, अलग अलग विभागों में अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया। ये है डिवीजन ऑफ लेबर, चौथा पॉइंट। तो ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के थ्रू ये 4 पॉइंट से बताया कि मैनेजमेंट ऐसा हो, मैनेजमेंट उनका थॉट ये। अब ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट से कौन बताया है, मैक्स वेबर जी ने। मैक्स वेबर जी ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को बताया है। ये 4 चीजों को डिस्क्राइब किया कि मैनेजमेंट थॉट ये हमारे हिसाब से, इनके हिसाब से ये। ठीक, अब जो दूसरा जो है साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जो है, ये मैनेजमेंट थॉट्स को बताने के लिए केवल 2 चीजें यूज किया है, कि जॉब को असाइन करवा देना, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो वर्कर जो काम कर रहे हैं, वो उसको जॉब को असाइन कर देना, और उसमें इंफॉर्मेशन को प्रवाह कर देना कि आपको ये काम करना है, पहले जॉब बता दिए उन वर्कर्स को, या फिर एम्प्लॉइज, जो भी होंगे एम्प्लॉइज या फिर वर्कर, उनको पहले जॉब डिस्क्राइब कर दिए, जॉब बता दिए कि आपको ये काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितने अमाउंट में करना है, ये इंफॉर्मेशन भी दे दी। ये साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, इसके बेस में, इस थॉट के बेस में वो मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया। ठीक, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? क्लियर है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हम देखिए पहले इवोल्यूशन जो है,
वो 3 अप्रोचेस से डिवाइडेड है, 3 अप्रोचेस के द्वारा बताया गया है। पहला ट्रेडिशनली, दूसरा सोशल सिस्टम, तीसरा ह्यूमन रिलेशन। ठीक, पहले हम लोग इस ट्रेडिशनल अप्रोचेस में गए हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये अभी पॉइंट्स पढ़े हैं कि उसमें भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, साइंटिफिक, ब्यूरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। ठीक, और किसने बताया है वो भी आपको बता दिया गया है। ठीक, अब ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट थॉट को बताने के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी की यूज किया है, वो ये सब चीजें। और साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने के लिए बस 2 चीज का यूज किया है कि जॉब असाइन करना और उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रवाह करना, फिर काम करवाना। ये है ट्रेडिशनली और क्लासिकल मैनेजमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि ब्यूरोक्रेटिक के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या होता है। इसी पॉइंट को लार्जली डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक, मैनेजमेंट को, थॉट को, जो तीनों तीनों जो के द्वारा बताया गया है उसको पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं हम, पहला जो है इसमें तीनों में से, पहला जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इसमें आ जाते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, आपको विजिबल होगा, एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, फोकस ऑन वर्कर एंड मशीन रिलेशनशिप। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में 2 चीजों पर फोकस किया गया है, वर्कर और मशीन। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्कर डिप्लॉयड है, काम कर रहे हैं, वो पहला। दूसरा, वो वर्कर जिस मशीन में काम कर रहे हैं उसको फेमराइज करके, दोनों को काम करवा के, जो उनका प्रोडक्टिविटी होगा, जो डिसाइडेड करेंगे, वो एक गोल होगा कि इतना प्रोडक्टिविटी करना है। ठीक, तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप बनाकर वर्कर और मशीन का वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और इसमें आगे लिखा हुआ है, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। पहले देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या चीज को कंसिडर किया है, वर्कर और मशीन। मैं 2 चीजों को और डिप्लॉयड कर देता हूँ। वर्कर मीन्स मैन पावर हो गया पहला। ये देखिए यहाँ डायग्राम में मैन पावर, मतलब जो वहां डिप्लॉयड है वर्कर या एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, पहला जी। दूसरा, इसे बताया मशीन्स, यानी कि सेकंड पॉइंट से मशीन हो। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया है, वर्कर और मशीन का रिलेशनशिप और उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। मैं 2 पॉइंट और ऐड करता हूँ, मनी और मटेरियल, क्योंकि इसमें बताया गया है मनी मतलब, अब मेन पावर को अंदर में डिप्लॉयड करने के लिए, मशीन को डिप्लॉयड करने के लिए मनी तो लगेगा, पैसा तो लगेगा। ठीक, तो तीसरा पॉइंट मनी भी उसमें आ जाता है। चौथा जो पॉइंट है मटेरियल, अब मेन पावर मशीन तो है लेकिन कुछ मटेरियल्स रहेगा, तभी तो उसको प्रोडक्शन करेंगे, तो ये मटेरियल भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। ये चारों चीज का जो कॉम्बिनेशन है, इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट ने बताया है, इस चारों चीज के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। ठीक, इनके एफिशिएंसी से, मैन पावर का एफिशिएंसी से, मटेरियल का एफिशिएंसी भी होता है कि अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल, मनी अच्छी जगह, सही जगह में मशीन खरीदने में, मैन पावर हायर करने में, मटेरियल खरीदने में लगाया जाए। और मशीन जो है ये भी हाई क्वालिटी के जो परचेस करेंगे, जो कि नया टेक्नोलॉजी अभी डिपेंडेंट है। इससे क्या होगा, इन चारों चीजें कॉम्बिनेशन से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। यानी कि मान लीजिए, अब इसके आगे एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में। मान लीजिए हम एक प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। ठीक, तो प्रोडक्शन कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, एल्युमिनियम आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, एल्युमिनियम बनाना चाह रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन एल्युमिनियम बनाना चाह रही है। वो पहला क्या हायर करेगी, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर है। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए उसको, मटेरियल चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, मशीन चाहिए। और चौथा क्या चाहिए, मनी चाहिए। अब इन सभी चीज का यूटिलाइजेशन करके वो लास्ट में क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। अब प्रोडक्ट बनने के बाद उसको कस्टमर को सेल आउट करेगा, वहां से प्रॉफिट गेन करेगा। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है कंपनी, या फिर फैक्ट्री बोल सकते हैं, प्लांट बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, फर्म बोल सकते हैं, ये पहले क्या है, सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, लाएंगे अपनी कंपनी के अंदर, रॉ मटेरियल को इंसर्ट करेंगे कंपनी के अंदर। उसके बाद जैसे हम एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम ओर होता है, बॉक्साइड ओर। उस ओर को लेके आएंगे, जहां वो अवेलेबल है वो फैक्ट्री में लेके आएंगे। ठीक, अब उस ओर को वो क्या करेंगे, वॉशिंग वॉशिंग में देंगे, साफ सफाई करेंगे उस ओर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, क्रशिंग करेंगे, उसको तोड़ेंगे। ठीक है, और बड़ा होता है। ठीक है, उसको क्रश करके छोटा छोटा पीसेस में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा मेल्टिंग में, यानी कि उसको पिघलाएंगे उस ओर को। ठीक है, पिघलाने के बाद उसको हाई टेम्परेचर में पिघलाने के बाद लास्ट को जो है इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। मेल्ट होने के बाद
लास्ट जो प्रोसेस है प्रोडक्ट में बनेगा। और इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, कस्टमर, एंड कस्टमर को सेल आउट करेंगे। ठीक, तो ये जो प्रोसेस में जाएगा, ये प्रोसेस ये सप्लायर से लेकर कस्टमर तक ये जो प्रोसेस गया, इतना चीज इसमें 4 चीजें का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरा इन्वॉल्वमेंट है, अब यहाँ पर जितने भी मेल्टिंग, वॉशिंग, क्रशिंग ये सब कर रहे होंगे, यहाँ मैन पावर लगाए होंगे। रॉ मटेरियल में वहां पर स्टोर हाउस होगा, वहां मैन पावर लगाए होंगे। वॉशिंग जहाँ जिस मशीन से वॉशिंग हो रहा होगा वहां मैन पावर लगाए होंगे। जहाँ क्रशिंग होगा, जहाँ मेल्टिंग होगा, जहाँ प्रोडक्ट बन रहा होगा, वहां पास एक मैन पावर लगाए होंगे, उसको जॉब दिए होंगे, उसको काम करने के लिए बताया गया। तो यहाँ पास मनी लग रहा है, मेन लग रहा है और मटेरियल लग रहा है। ठीक, ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन से लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये बताया है कि ये सारा चीजें कॉम्बिनेशन, मैन, मनी, मटेरियल, ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर ये सही तरीके से चलेगा काम, सही मैन पावर डिप्लॉयड किए हैं, सही इन्वेस्टमेंट करके सही मशीन्स को, जो सही नया टेक्नोलॉजी की जो मशीन्स को बिल्ड किए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है, रॉ मटेरियल हम सही परचेज किए हैं, सही क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज किए हैं, तो क्या होगा, जो लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जिसको कस्टमर प्रेफरेंस करेगा कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये सब चीजें क्या होगा, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में यही चीज को डिस्क्राइब किया है। सबका कॉम्बिनेशन, मैन मनी मटेरियल कॉम्बिनेशन करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आगे के स्लाइड में देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को, जैसे कि मैं बताया, साइंटिफिक मैनेजमेंट को कौन बताया था, टेलर जी ने बताया था, जिसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने बाद में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये बताया है, मैं आगे बताऊंगा आपको। क्या क्या बताया है, देखिए क्या क्या प्रिंसिपल्स बताया, 4 बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं। ठीक, इसी साइंटिफिक मैनेजमेंट की ही 4 प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है। पहला जो प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट इज अ साइंस। ठीक है, जैसे अभी पुराना जो स्लाइड में आपको मैं बताया हूँ, देखिए ये स्लाइड में, इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, इसमें साइंस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, साइंस का यूज हो रहा है। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर साइंस का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक, विदाउट साइंस, मतलब वो मशीन्स लग रहे हैं तो उसमें साइंस, उसमें टेक्नोलॉजी यूज हुआ है तो उसमें साइंस। ठीक, विदाउट साइंस तो मैनेजमेंट को डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। तो जितना साइंस उसमें इनबिल्ट होगा उतना प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। पहला वही चीज बताया, जितना डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा जो बताया है, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर। यहाँ पर जो अभी जो एग्जांपल दिया हूँ, उस एग्जांपल में वर्कर को सेटअप करना, सिलेक्शन। ठीक, दूसरा पॉइंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर जो बताया हूँ पुराना, पिछला स्लाइड में, यहाँ सब डिप्लॉयड करेंगे। वॉशिंग के लिए अलग, क्रशिंग के अलग, मेल्टिंग के अलग, प्रोडक्ट के अलग अलग, सप्लायर में अलग होंगे वहाँ। ठीक है, कस्टमर को फिर लास्ट में एंड प्रोडक्ट को परचेज करता है। ठीक, तो ये सिलेक्शन ऑफ वर्कर, उसके जहाँ पर जो उस वर्कर की जरूरत है उसको वहां सेलेक्ट करके डिप्लॉयड करना, ये दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल है साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। जो वर्कर डिप्लॉयड किया गया है, जो काम कर रहा है वहाँ, उसको मान लीजिए वो हाईली स्किल्ड होगा या फिर अनस्किल्ड होगा, जो भी, उसको हायर किए हैं। हमको जो जरूरत है, जो ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है, उसको हायर कर लिया गया। पर क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और इंक्रीज करने के लिए उसको इंटरनली और एजुकेट करती है और उसको डेवलपमेंट करती है, उसको बताती है उसके बारे में। जैसे क्रशिंग कर रहा है या फिर वॉशिंग कर रहा है, तो क्रशिंग कैसे 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 करते हैं, मशीन को कैसे यूज करेंगे, किस तरह से कहाँ उसको डालेंगे तो कहाँ से आउटपुट निकलेगा, ये सारा चीज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसको एजुकेट किया जाता है वर्कर को, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ये तीसरा पॉइंट होगा, साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। चौथा जो पॉइंट है, इंटीमेट फ्रेंडली कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। मतलब इसका सीधी सी बात है, फ्रेंडली कोऑपरेशन, मतलब लेबर और मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है और जो सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं, इनके बीच में ऐसा रिलेशन हो ताकि फेमिलियर वे का अच्छा रिलेशन होगा, गुड रिलेशन होगा। तो क्या होगा, उनको जो टॉप मैनेजमेंट है लेबर को बताने में भी आसानी होगी, लेबर उनकी बात को अच्छे से समझेंगे और क्या होगा, काम को अच्छा करेंगे। तो ये जो 4 पॉइंट है,
ये बेसिक प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो को टेलर जी ने दिया था 1911 में, और इससे मैनेजमेंट थॉट को बताया है कि ये मैनेजमेंट। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी में साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही एक और टेलर जी ने मैकेनिज्म भी बताया है। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल्स बताया है, वैसे ही यहाँ मैकेनिज्म बताया है। मैकेनिज्म में भी सेम चीज को वो डिस्क्राइब किया गया है। इसको चार भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। पहला जो है साइंटिफिक टास्क सेटिंग, दूसरा वर्क स्टडी, तीसरा डिफरेंशियल वेज पेमेंट, एंड चौथा जो है फंक्शनल फॉर्मेंसी। इसका मतलब क्या है? साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब जो मैं आपको पहले एग्जांपल दिया, अलग अलग वे में गया हुआ, रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट तक गया, उसमें कुछ टास्क है, क्रशिंग का टास्क है, वॉशिंग का टास्क है, मेल्टिंग का टास्क है। तो इस टास्क को पहले सेट किए। टास्क को सेट करने के बाद, ये पहला जो पॉइंट है साइंटिफिक टास्क सेटिंग, साइंटिफिकली उसको टास्क को सेट कर दिया गया। अब क्या है, दूसरा जो पॉइंट इसमें दिख रहा है वर्क स्टडी, वहां पर वर्कर को डिप्लॉयड किया, ठीक है, और काम करवाए हैं, ठीक, उस एरिया में क्रशिंग मेल्टिंग ग्राइंडिंग जो भी है उसमें काम कराए। तो वर्क स्टडी के अंदर में दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो है, उस काम के प्रति उसको, उस एम्प्लॉयज को, उस वर्कर को क्या है, वेज देते हैं, मतलब पैसा, पेमेंट पेमेंट देते हैं। तभी तो काम करेंगे, विदाउट पेमेंट कौन काम करेगा? वो पेमेंट के लिए आते हैं काम करने के लिए। ठीक, तो पहला तो टास्क को सेटिंग कर दिए, दूसरा उनको वर्क दे दिए, वर्क स्टडी कर लिए, स्टडी वर्क डिसाइड कर दिए, उनको वर्कर को दे दिए, तीसरा उस वर्क के एवज में उसको पेमेंट किए, डिफरेंशियल वेज पेमेंट। चौथा चीज है फंक्शनल फॉर्मेंसी। इसमें ये हायरार्की को शो करता है कि टॉप मैनेजमेंट से लेकर सब ऑर्डिनेट में जो हायरार्की जो पहले बताया हूँ, उसी चीज को बनता है, उसके हिसाब से उसको अ, मतलब उनका नामकरण कर दिया जाता है कि ये फॉरमैन है, ये उसका सब ऑर्डिनेट होगा तो उसका कुछ नाम दे दिया जाएगा, उसका सब ऑर्डिनेट होगा तो उसका कुछ नाम दे दिया जाएगा। ठीक, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग नेम होते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी चल रहा है, सीनियर एग्जीक्यूटिव रहते हैं, फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव के नीचे रहते हैं, फिर केवल एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद नीचे वर्कर हो गया, फोरमैन हो गया, वर्कर हो गया नीचे, ऐसा करके डिस्क्राइब करते हैं उनका पोस्ट को। ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर चार चीजों को सेटअप किया है। वही चीज को बताया ना, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को ही बताया है इसमें। वो पहले तो प्रिंसिपल बताया है टेलर जी ने, उसके बाद उसका मैकेनिज्म बताया कि होता है कैसे है। पहले टास्क सेटिंग किए, फिर उसको वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए, वर्क को वर्क स्टडी के अंदर ही बहुत सारे पॉइंट हैं, मेथड, मोशन, टाइम स्टडी, पेटिक्यूर स्टडी, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, प्लानिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब वर्क स्टडी मतलब ये है कि उस जो एम्प्लॉइज को या फिर वर्कर को डिप्लॉयड किया है काम को, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए दिए हैं, तो उस टास्क को कैसे करेगा, कब करेगा, कितने समय में करेगा, ये सब वर्क स्टडी के अंदर में आता है। तो वर्क स्टडी में पहला जो है मेथड स्टडी, किस मेथड में वर्कर उस काम को निष्पादन करेगा, करेगा। दूसरा है मोशन स्टडी, ठीक, मोशन किस लय में उसको काम करेगा, ठीक है, किस लय में काम। तीसरा जो है टाइम स्टडी, मतलब किस समय तक काम कर पाएगा, मतलब उसको टाइम ड्यूरेशन भी दिया जाएगा ना, इस समय तक आपको काम करना है। चौथा जो है फैटिग स्टडी, मतलब यदि कुछ काम में रुकावट आ रहा है तो उसका स्टडी करना, उस काम को करने के लिए उस वर्कर को कुछ रुकावट आ रहा है क्या, उसका स्टडी करना। उसके बाद साइंटिफिक उस काम साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, मतलब अगर उस काम करने के लिए असमर्थ है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। ठीक, ये अगला पॉइंट है। फिर उसको जो अगला पॉइंट है वो प्लानिंग है। प्लानिंग करना कि इस एम्प्लॉइज को यहाँ सेट करना है, इस एम्प्लॉय को यहाँ सेट करना है, क्योंकि उसका एबिलिटी और कैपेसिटी उतना है, तो ये प्लानिंग करना। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है कि हाँ आप इस काम के लिए परफेक्ट, आप इस काम को चूज कीजिए और इस काम को कीजिए। तो ये सब स्टडी वर्क वर्क स्टडी के अंदर में सब आता है। पहला उसको टास्क को डिसाइड कर दिए कि टास्क हमारा क्या क्या है, उसके बाद वर्क को डिसाइड कर दिए। मैं इन सब पॉइंट से मेथड स्टडी करके, मोशन को समझ के, उसको टाइम को समझ के, उसमें कुछ रुकावट आ रही है इसको समझ के, ठीक, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के, प्रॉपर प्लानिंग करके। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मैकेनिज्म। ठीक है, समझ में आया?
समझ में आ रहा है? देखिए अब इसमें, यस ठीक, आपको अब इसमें दूसरा पॉइंट में चलते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? ट्रेडिशनल और क्लासिकल अप्रोच का पहला पॉइंट, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। ठीक, साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसने दिया है और उसके प्रिंसिपल क्या है और उसके मैकेनिज्म क्या है, ये अभी बताया। ठीक, अब ट्रेडिशनल अप्रोचेस के दूसरा वो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। इसको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी को किसने दिया था? मैक्स वेबर जी। ठीक, इसको फादर ऑफ, जैसे उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है, वैसे इन मैक्स वेबर जी को फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी एंड एनालिस्ट ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपको मेन एग्जाम में, जैसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, ये पूछ सकते हैं। ठीक, बल्कि इसको ये पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कौन है। अब इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी को मैक्स वेबर जी ने बताया है, तो ये तीन भागों में इन्होंने बताया है। एक रेशनल अथॉरिटी के भाग में, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी के भाग में, अपोजिशनल अथॉरिटी के भाग में। तो रेशनल में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? रेशनल में होते हैं लॉ, प्रोसीजर, रूल। देखिए जितना भी मैनेजमेंट का जो थ्योरी है ना, जो आपको अभी पढ़ रहे हैं, बेस्ड तो एक ही चीज कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में वर्कर होते हैं और वर्कर स्पेसिफिक गोल को काम करता है और अपना जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको फुलफिल करता है। ये तो बेसिक है। अब अपने अपने तरीके से सब ऑथर ने, राइटर्स ने बताया। ठीक है, तो हम पहला पढ़ लिए। दूसरा जो है ब्यूरोक्रेटिक ट्रेडिशनल अप्रोच में, दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच जो पढ़ रहा है उसमें दूसरा पॉइंट, दूसरा मैनेजमेंट थॉट को डिस्क्राइब किया है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी से। इसको मैक्स वेबर जी ने दिया है। इन्होंने बताया रेशनल, कैरिस्मेटिक और पोजिशनल अथॉरिटी के हिसाब से बताया। तो रेशनल में आता है लॉ, प्रोसीजर, रूल्स। उन्होंने बताया कि जितने लॉस, रूल्स बनते हैं, प्रोसीजर बनते हैं, ये मैनेजमेंट को बताया है कि जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप अथॉरिटी होता है, वो लॉ बनाता होगा, प्रोसीजर्स बनाते होंगे, रूल्स बनाते होंगे, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन ओवर करता है। ये रेशनल अथॉरिटी के अंदर बताया गया है। दूसरा जो है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी के अंदर बताया गया है कि पर्सनल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो वह इंडिविजुअल काम कर रहा होगा, एक्स वाई जेड डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, तो उसका क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। उस क्वालिटी की बंदे, जैसे हमको किसी डिपार्टमेंट में हमको इलेक्ट्रिकल वाले बंदे चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल वाले को ही डिप्लॉयड किया होगा उस क्वालिटी। तो ये पर्सनल क्वालिटी ऑफ उस वर्कर का या फिर एम्प्लॉइज का डिस्क्राइब करता है, करिस्मेटिक उसका कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है, उस ह्यूमन बीइंग के, उस वर्कर की या फिर एम्प्लॉइज कर सकते हैं। एक पर्सनल क्वालिटी ऑफ एक इंडिविजुअल। तीसरा जो अथॉरिटी बताया इन्होंने, पोजिशनल, पोजीशन के हिसाब से बताया है। उसमें जैसे कि टॉप मैनेजमेंट से लेकर बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। जैसे टॉप लेवल में जो भी आता है उसका सुपीरियर होगा नीचे वाला, नीचे जो है सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे, जो एक सुपीरियर होगा उसके नीचे सबऑर्डिनेट काम होंगे, जैसे हायरार्की में आपको बता दिया। ये पोजिशनल को बताया गया है कि टॉप मैनेजर होंगे, फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स होंगे, फिर लो लेवल मैनेजर्स होंगे, फिर उसके बाद उसके सब ऑर्डिनेट्स होंगे। सब ऑर्डिनेट का नेम डिफाइन अलग अलग हो सकता है, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव जो भी, और उसके नीचे जो काम करेंगे वर्कर, ये पोजीशन को डिस्क्राइब किया है कि ये पोजीशन में काम करेंगे। इनका जो मैनेजमेंट का थॉट है, बताने का तरीका है, वो तीन तरीके से ऐसे बताया कि पहले रेशनल तरीका बता दिया है कि वहाँ प्रोसीजर, रूल्स और लॉस बनेंगी। दूसरा एक इंडिविजुअल फैक्टर्स में, इंडिविजुअल पर्सन में, इंडिविजुअल एम्प्लॉइज या वर्कर्स में काम होगा उनके क्वालिटी को। तीसरा जो है एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट का रहेगा उस मैनेजमेंट के अंदर। एक सुपीरियर रहेगा जो काम करवाएगा, एक सबऑर्डिनेट होगा जो काम करेगा। ठीक, ये मैनेजमेंट थॉट को ब्यूरोक्रेटिक वे में इन्होंने बताया है मैक्स वेबर जी ने। ठीक है? अगला इसमें आ जाते हैं ब्यूरोक्रेसी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन ब्यूरोक्रेसी कैसे हो सकता है? एफिशिएंसी मतलब क्या है? मतलब इंक्रीज करना उसके, जैसे मान ली जाए प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है, तो उसको क्वालिटी उसको बढ़ाना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, तो कैसे होगा? तो ये जो थॉट्स बताया इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में, ये तीन थॉट्स से इसको डिस्क्राइब किया है कि मैनेजमेंट क्या है। तो इन्होंने एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं कि इसको अगर फॉलो करते हैं तो मैनेजमेंट क्या होगा, एक बेटर मैनेजमेंट
डेवलप होगा वहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो पॉइंट्स बताए हुए हैं, पहला जो पॉइंट इन्होंने बताया है, क्लियरली डिफाइंड एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन। पहले तो हमको डिफाइंड होना है कि हमको करना क्या है, क्लियरली पहले डिफाइंड होना है। उस स्पेशलाइज्ड फंक्शन को डिस्क्राइब करना कि हमको करना क्या क्या, ये पहला पॉइंट है उनका। दूसरा क्या है, यूज ऑफ लीगल अथॉरिटीज, लीगल उसको, जैसे हमको डिसाइड हो गया कि हमको करना क्या है, तो उसको करने के लिए जो भी लीगल अथॉरिटी, लीगल टर्म करना है, हमको काम यूज करना है, उसको कर लिया जाए। तीसरा, उसका हायरेसी बनाया जाए कि उस काम करने के लिए हमको क्या क्या लगेगा, कितने सुपरवाइजर लगेंगे, कितने और मैनेजर्स लगेंगे, वो सबका एक हायरेसी बनाया जाए। चौथा जो है इसमें, रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर, उस काम को करने के लिए हम कुछ रूल्स और प्रोसीजर बनाएं ताकि जो हम डिप्लॉयड करें एम्प्लॉइज उस काम को करें। अगला जो पॉइंट है, टेक्निकल ट्रेनिंग ट्रेंड ब्यूरोक्रेट, जो वहाँ डिप्लॉयड करें हम आरएससी में, हम जो रूल बनाए, जो प्रोसीजर बनाए हैं, उसमें जो डिप्लॉयड करेंगे किसी को भी जो कि एम्प्लॉइज है या फिर वर्कर कह सकते हैं, डिप्लॉयड करेंगे, उसको टेक्निकली ट्रेंड करेंगे, तभी वो काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। हालांकि हम डिप्लॉयड उन्हीं को करेंगे जो पहले से उसका नॉलेज, हमका, जैसे मान लीजिए हम लोग को इलेक्ट्रिकल काम कराना है तो इलेक्ट्रिकल बंदे को ही डिप्लॉयड करेंगे, लेकिन हम उसको काम को अच्छे तरीके से और करवाना है उनसे, ठीक है, और उसको समझाना है, प्रोसेस को उस मशीन से फॉर्मलाइज कराना है, तो उस काम करने के लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे। उसके बाद जो पॉइंट है, अपॉइंटमेंट टू पोजिशन बेस्ड ऑन टेक्निकल एक्सपर्ट, जो डिप्लॉयड पर्सन है वो टेक्निकली ट्रेन तो करेंगे, पर क्या होगा, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहेंगे, मशीन्स के बारे में जानते रहेंगे, हाई टेक्नोलॉजी के बारे में जानते रहेंगे, उसको भी अपॉइंट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक पोजीशन देंगे, ताकि वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को या फिर और एम्प्लॉइज और वर्कर्स को उस चीज के बारे में बता सके। ये पॉइंट्स। अगला जो पॉइंट है, प्रमोशन बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस। प्रमोशन मतलब होता है उनको, जो डिप्लॉयड किए हुए वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो जो काम कर रहे हैं उसको प्रमोट करना। अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो प्रमोट करना है, अगर काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो प्रमोशन नहीं देंगे। तो हम टेक्निकली उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसको सब चीज के बारे में बता रहे हैं, तो सीधी सी बात है, उसको वो अच्छा प्रोडक्टिविटी लेके आएगा, परफॉर्मेंस अच्छा देगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको प्रमोशन भी करेंगे। चौथा लास्ट जो ऑप्शन इसमें है पॉइंट, जो है क्लियरली डिफाइंड करियर पाथ। इससे क्या होगा, उस डिप्लॉयड पर्सन का, एम्प्लॉइज का एक करियर पाथ फाइंड आउट होता है कि वो उस जो काम को दिया गया है, उस काम को हम प्रिंट कर दिए और उसको अच्छे से बता दिए और अच्छे से वो काम को निष्पादन कर रहा है, तो एक लाइन में, एक रास्ता में वो गुजर रहा है और उसमें परफेक्शन काम करके दे रहा है, तो वो एक उसका करियर का पाथ बन रहा है। जैसे एक एचआर मैनेजर को डिप्लॉयड किए हैं और एचआर मैनेजर उसमें अपने काम में पूरा परफेक्ट है और उस काम को सीख गया है, ट्रेन कर दिया गया है और उस काम को पूरा फुलफिल अच्छे तरीके से कर रहा है, तो उसका करियर पाथ कहाँ किस ओर जा रहा है, एक एचआर मैनेजर के ही पोस्ट के ओर जा रहा है। कि वो अगर उसको मान लीजिए हाइक मिलेगा, वहां से किसी और में जम करना चाहता है, किसी और कंपनी में करना चाह रहा है, वहां उसको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल गया, एक करियर पाथ उसको बन रहा है, उसी फील्ड में वो आगे काम कर सकता है, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है और उससे ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है, तो ये उनका एक करियर रास्ता बनता है। तो ये एफिशिएंसी बताया गया है ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो स्लाइड है, उसको हम देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल अप्रोचेस और क्लासिकल अप्रोचेस का तीसरा पॉइंट है। पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, दूसरा पॉइंट पढ़ लिए, तीसरा पॉइंट इसका, ट्रेडिशनल और क्लासिकल अप्रोच का। पहला पॉइंट हम क्या पढ़े हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। दूसरा क्या पढ़े हैं, ब्यूरोक्रेट मैनेजमेंट। तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच में आ रहा है और केवल क्या चीज को बता रहा है, क्या चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, मैनेजमेंट थॉट, ठीक, मैनेजमेंट को ही बता रहा है कि मैनेजमेंट है क्या चीज, ठीक। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में जैसे आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, यहाँ पर क्या बता रहा है, द मैनेजर्स एंड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसी को डिस्क्राइब किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट को बताया किसने है, हेनरी फ्योल जी ने, ठीक है, इसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं, हेनरी फ्योल। देखिएगा सब में अलग अलग है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, दूसरा फादर फादर ऑफ सोशियोलॉजी वाले बताया गया सेकंड ब्यूरोक्रेटिक्स में,
तीसरा जो है हेनरी फ्योल को कहा जा रहा है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, तीनों चीज को समझिएगा, तीनों अलग अलग है। तीनों मेरे थॉट प्रोसेस तीनों अलग अलग है। एडमिनिस्ट्रेशन, फिर वो ब्यूरोक्रेट्स है, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट, तीन अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, इसको हेनरी फ्योल जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को बताया गया है, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ये फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये एक फ्रेमवर्क स्टडी किया है मैनेजमेंट के बारे में, थॉट, मैनेजमेंट थॉट को बताया गया है। कैसे बताया है, क्या क्या बताया है, इसको आगे वाला स्लाइड में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगला जो स्लाइड है, इस प्रिंसिपल के माध्यम से, इस प्रिंसिपल के माध्यम से जो 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस प्रिंसिपल के माध्यम से उन्होंने मैनेजमेंट को बताया, समझाया है हेनरी फ्लोर जी ने। ये सारे पॉइंट्स है। ये बेसिकली इसका बड़ा क्वेश्चन बनता है, पूछता है एग्जाम में, पूछता है। आप ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, ये मेजर क्वेश्चन बन सकता है आपके मेजर एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ सकता है, राइट अबाउट द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड हु गिव द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी बन सकता है। ठीक, तो ये हेनरी फोर्ड जी ने एडमिनिस्ट्रेशन को समझाया, मैनेजमेंट थॉट को समझाया है कि क्या क्या है। तो ये प्रिंसिपल के माध्यम से समझाया है, सिद्धांत के माध्यम से समझाया है कि ये 14 प्रिंसिपल के हिसाब से वो मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किए हैं। तो पहला है, तो इन्होंने बताया डिवीजन ऑफ, हालांकि देखिएगा सब में कंफ्यूजन मत होगा, सब सब जितने भी है ना, जितने भी ऑथर्स हैं एक ही चीज को बता रहे हैं, लेकिन अपने अपने वे में, अपने अपने एंगल्स में बता रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक वाले अलग बताया, ठीक है, सेम चीज को ये बता रहे हैं, सेम चीज को डिस्क्राइब किया है। ठीक, साइंटिफिक मैनेजमेंट में उसी चीज को बताया, वो अलग वे में बताया है। वैसे हेनरी फ्योल जी भी बता रहे हैं, वो भी अलग वे में बताएंगे, लेकिन सेम चीज को बताएंगे, मैनेजमेंट क्या है। पहला जो इसमें पॉइंट है, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड करना। क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मेल्टिंग, ये सब वर्क है ना, जो काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड करते हुए ऐसे बंदे को जिस काम में महारत हासिल हुआ है, उसी बंदे को वहां पर डिवाइड करना, ये वर्क को डिस्ट्रीब्यूटेड करना, डिवीजन करना। ये पहला पॉइंट को समझाया है मैनेजमेंट में। दूसरा, अथॉरिटी। अब लोअर लेवल को अथॉरिटी दे नहीं सकते, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपर्टाइज नहीं है, उसके पास उतना नॉलेज नहीं है। वो काम लोअर, जो लोअर लेवल के जो वर्कर्स आएंगे, ठीक, वो उसी लेवल में ही काम कर पाएगा। तो किसी को एक अथॉरिटी देते हैं, जो कि टॉप मैनेजमेंट को देते हैं, जो मैनेजर्स रहेंगे उसको अथॉरिटी देते हैं। अथॉरिटी के बारे में आपको सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन बताया था कि अथॉरिटी क्या चीज है। अथॉरिटी क्या है, पावर है, राइट्स है, जो कि एक मैनेजर्स को मिलते हैं, मिलता है, जिसके पावर मिलने के कारण वो नीचे सबऑर्डिनेट्स को काम करवाता है। एक राइट, अधिकार रहता है उसको कि किस तरीके से काम करवाए, कैसा काम करवाए, सारा हायरिंग फायरिंग आपको बताया, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। पहला पॉइंट है ये अथॉरिटी। ठीक, तो ये अथॉरिटी किसको मिलता है, टॉप मैनेजर्स, जो मैनेजर्स हैं, उसके नीचे सबऑर्डिनेट काम करते हैं, उसको नहीं मिलता अथॉरिटी। किसको मिलेगा, जो टॉप मैनेजर्स है, जो मैनेजर जो काम करवाता है सबऑर्डिनेट को, ये अथॉरिटी उसको मिलता है। पहले क्या बताया मैनेजमेंट थॉट्स में, तो थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 14 प्रिंसिपल है। पहला बताया डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड किया। दूसरा, अथॉरिटी, अथॉरिटी डिफाइन किया, किसी को एक को अथॉरिटी दिया, ताकि वो काम को, वो अपने सबऑर्डिनेट से काम को करवा सके। तीसरा जो इसमें पॉइंट है, वो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब ये तो समझ सकते हैं आप लोग, डिसिप्लिन मतलब एक मैनर्स है। ठीक है, जो आपस में जो वर्कर काम करते हैं वो डिसिप्लिन रहे। ठीक, या फिर लड़ाई झगड़ा ना करें, या फिर मतलब फालतू की बातें ना करें, जो काम है उसको करे, वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, ये तीसरा पॉइंट। जैसे आप लोग, जैसे शुरुआत क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गए थे, तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एक हम समझ, आप भी समझ में आ गया, हम आप भी को स्टडी कर लिया, आप हमको स्टडी कर लिए, तो क्या है, वो आपस में हम लोग कम्युनिकेशन करते करते हुए आज क्या हुआ, एक डिसिप्लिन वे में आ गए हैं और काम कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी आप मिसकम्युनिकेशन या फिर कुछ मिसबिहेव कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, तो वो आप डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी क्या है, प्रॉपर वे में आप समझ रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप समझने, आप क्लास जो अटेंड कर रहे हैं एक डिसिप्लिन वे में कर रहे हैं, और आपकी क्लास पूरी होती जा रही है, आपकी पूरा सिलेबस कवर होते जा रहा है। अगर इसी को आप नहीं करते, ठीक है,
इसमें कोई कुछ बोलने लगता है, कुछ बोलने लगता है तो क्या सही समय पे जो अभी कोर्स पूरा हो रहा है, जो आपको समझ में आते जा रहा है, होता क्या? नहीं होता। आप डिसिप्लिन मेंटेन किए हुए हो, इसलिए सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है, हम भी आप लोगों के लिए अभी वो कुछ समय सीमा बढ़ा दिए हैं। जैसे 9 तारीख तक क्लास रखे थे, लेकिन अभी क्या बढ़ा दिए, तो कोर्स कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, उसके लिए क्या है, 3-4 दिन का और क्लास रखे हैं, जिसमें और जो बचे हुए क्लास हो वो पूरा करें। ये केवल किस लिए हुआ पता है? आप डिसिप्लिन, आप लोग जितने भी जुड़े हैं, आप पढ़ना चाह रहे हो, आप डिसिप्लिन पर्सन हो सब। ठीक है, अब अगला इसमें पॉइंट में आते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखिए, अथॉरिटी बताया है आपको कि एक टॉप मैनेजर को अथॉरिटी दिया जाता है, तो वो एक उसको कमांड दिया जाएगा, मतलब उसके पास एक पावर रहेगा कि वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड दे सके। तो एक लाइन रहता है यूनिटी ऑफ कमांड देने के लिए कि मतलब सब ऑर्डिनेट को कौन कमांड करेगा? जिसको अथॉरिटी दिया होगा, जो मैनेजर होगा, टॉप मैनेजर होगा। ठीक है, तो जिसको अथॉरिटी पावर राइट्स दिए हैं, वही उसको कमांड कर सकता है। वो कमांड करेगा तभी तो सब ऑर्डिनेट काम करेगा, अन्यथा कहाँ करेगा? तो जाकर सो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में बैठे बैठे रहेगा। आज तो मैं ड्यूटी में आ गया है, उसके बाद काम करना नहीं पड़ेगा। तो अ, एक ऑथराइज पर्सन को यूनिटी ऑफ कमांड रहता है, जो कमांड देगा अपने सबऑर्डिनेट को, काम करवाएगा। अगला जो पॉइंट है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उचित दिशा देना। ठीक है, उचित दिशा देना मतलब जो टॉप मैनेजर्स रहेंगे, वो अपने सबऑर्डिनेट को एक डायरेक्शन देंगे कि आप ये वाला काम डिवाइड तो कर दिएंगे, लेकिन आप इस काम में सक्षम है, उस काम में करिए, आप इस काम को आप करिए, आप इसमें सक्षम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया। रीजन ऑफ वर्क अलग, लेकिन उनको एक डायरेक्शन, रास्ता दे दिया कि आप इसी काम को कीजिए, इसमें आप महारत हासिल। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। अगला पॉइंट है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे काम करता है। मान लीजिए कोई वर्कर है, उसे खुद का पैसे के लिए तो कोई भी काम करता है और आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। आने के बाद क्या है, वो जो उसका हायर अथॉरिटी बोला है वो काम तो करता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं रहता उस काम के प्रति। तो ये ऐसा सबऑर्डिनेशन बनाता है, जो हायर अथॉरिटीज है, वो एक ऐसा वर्क कल्चर देता है कि वो उसके इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट में कन्वर्ट करते हुए, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में कन्वर्ट करते हुए उसको काम करवाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है। एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को समझ कर, उसके इंडिविजुअल को पहले क्या करता है, जो टॉप मैनेजर है, वो उस वर्कर का इंटरेस्ट को समझेगा कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसी को उसी को कल्चराइज करके क्लाइमेटिक कंडीशन बनाकर उसको क्या करेगा, उसको काम करवाएगा। अब काम तो उसके इंटरेस्ट को समझ गया है, जो टॉप मैनेजर वो समझ गया है, तो उसके हिसाब से उसको काम करवा रहा है, तो क्या होगा, वो करेगा काम, जो सबऑर्डिनेट काम वो करेगा और उसको सही समय पर कंप्लीट करेगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं। आगे जो पॉइंट है, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब एक वेज सिस्टम है, मतलब जो काम कर रहा है सबऑर्डिनेट या फिर एम्प्लॉइज भी हो गया, फिर टॉप मैनेजर्स भी जो काम कर रहे हैं, उनको एक स्पेसिफिक उसका वेज दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है, ठीक, उस काम को करने के लिए। ये पॉइंट्स है रेम्यूनरेशन, मतलब पेमेंट करना। ठीक है, जो मान लीजिए वर्कर है, तो वर्कर के हिसाब से उनको पेमेंट देना है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, वर्कर पेमेंट को, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड। उसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, वेजेस सिस्टम अलग अलग है। तो कि हाईली स्किल्ड को ये मिलेगा, सेमी स्किल्ड को ये मिलेगा, और अनस्किल्ड को ये मिलेगा, ऐसा वेज सिस्टम डिस्क्राइब्ड है पहले से। तो उनको उस काम का पैसा मिलता है। तो ये है रेम्यूनरेशन। आगे जो सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन तो आपको कल वाली क्लास में बताया सेंट्रलाइजेशन क्या है। सेंट्रलाइजेशन मतलब यूनिटी ऑफ कमांड, जो ऊपर पढ़े हैं, अथॉरिटी जिसको दिया गया है, टॉप मैनेजर, वो पूरा सबऑर्डिनेट काम कर, सबऑर्डिनेट को पूरा सेंट्रलाइज वे में काम करवाता है। ये सेंट्रलाइजेशन। ये जो सब पॉइंट है ना, अपने अपने एंगल्स में सेम चीज को बताया गया है, लेकिन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। ठीक, अगला अगला इसमें पॉइंट है, स्केलर चेन। देखिए, टॉप मैनेजर से लेकर लोअर लेवल तक एक चेन है, ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर लोअर लेवल मैनेजमेंट तक, और नीचे जो वर्कर्स वहां तक एक चेन डिस्क्राइब है, इसको गैलर चेन कहते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक उतरना, या फिर बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक जाना, एक चेन से निर्धारित है। जैसे मान लीजिए, अगर हम इसमें कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पास काम करने वाले प्यून है, ट्यून के ऊपर अगर देखा जाएगा तो मान लीजिए हम जनपद पंचायत की बात कर लेते हैं। जनपद पंचायत में जो है मैनेजर्स है, उसके नीचे 4-5 एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, उसके नीचे इंजीनियर्स है, और
वो प्यून है लास्ट में। ठीक। तो कमांड कहाँ से आएगा? ऊपर से लेकर नीचे ही है, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि प्यून कमांड कर रहा है टॉप मैनेजर। ऐसा होता है कि नीचे जो प्यून है वो कमांड करेगा ऊपर। ऊपर से लेकर नीचे एक चेन है। तो टॉप मैनेजर है, वो अपने एग्जीक्यूटिव को कमांड करेगा, और वो अपने नीचे एग्जीक्यूटिव को कमांड करेगा, एग्जीक्यूटिव वर्कर को कमांड करेंगे, तो एक चेन निर्धारित। ठीक, उस चेन से ही काम होगा, उस चेन से ही इंफॉर्मेशन आएगा। ट्यून जाके डायरेक्ट जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो उससे डायरेक्ट कई ऑर्गेनाइजेशन में देखिएगा, जो ट्यून है वो डायरेक्ट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उस जा सकता है क्या, इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है क्या? नहीं। वहां तक जाने के लिए चेन है। वो जो लोअर लेवल का जो अगर प्यून की बात करें, प्यून क्या होगा, अपने ऊपर वाले को बताएगा, वो अपने ऊपर वाले को बताएगा, उससे इंफॉर्मेशन वो अपने ऊपर वाले को, अब जब तब जाकर लास्ट में टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन पहुंचती है। वैसी टॉप मैनेजमेंट से नीचे तक वैसी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, एक चेन निर्धारित है। आगे उसमें पढ़ते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस। ये ऑर्डर मतलब इसको हिंदी में वो कहते हैं, वो ऑर्डर नहीं है जो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है, वैसा ऑर्डर, और इसका मीनिंग नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब है ऑर्डर सीक्वेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सीक्वेंस, ये ऑर्डर का मतलब है। ठीक। आगे जो है इसमें इक्विटी। इक्विटी मतलब बराबरी। जो एम्प्लॉइज काम कर रहा है, जो वर्कर काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो वहाँ जात धर्म से भेदभाव नहीं, सब इक्वल है, वहाँ एम्प्लॉई है, वहाँ वर्कर है, वो काम कर रहा है, तो सबको एक समान देखा जाएगा, इक्विटी बराबर। अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वही अचीव करने के लिए वो काम करेंगे, केवल बस इतने ही। वहाँ के कोई इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, इसमें है ऐसा वैसा कुछ नहीं, सबको इक्वलिटी, सबको बराबर समानता मिलना काम करवाना है, समानता उसको देखते हुए नजरिया, और उसमें काम करवाना है, ये इक्विटी है, बराबरी। ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। पर्सनल जो इंडिविजुअल काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्टेबल कब रहेगा? जब उसको ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगा, ऐसा वो काम करेगा, तभी उसको मिलेगा, अन्यथा कहाँ मिलेगा? ठीक है। स्टेबल स्टेबल करने के लिए उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को पर्सन करने के लिए कुछ ऐसा क्लाइमेट देना पड़ेगा उसको। ठीक है, ऐसा मोटिवेट करके रखना पड़ेगा ताकि वो काम करे, वो स्टेबल रह करे, उस जगह में स्टेबिलिटी होकर वो काम करे। ठीक। ये स्टेबिलिटी ऑफ टर्नर पर्सनल है। इनिशिएटिव, काम करने की जागरूकता, इनिशिएट। ठीक। लास्ट पॉइंट है स्क्रिप्ट डी क्रॉप। स्क्रिप्ट डी क्रॉप मीन्स मतलब आप क्रॉप मतलब आप समझते हैं क्रॉप मतलब क्या होता है, एक जोड़ के रखना। इसकी स्क्रिप्ट डी क्रॉप मतलब होता है गुत्थी में रखना। एक मतलब जितने भी एम्प्लॉइज है, एक वो ग्रुप ऑफ वर्कर्स है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज है, वो काम कर रहे हैं, तो उनको एक एक साथ जोड़ के काम करवाना। ठीक है। ये स्प्रेड क्रॉस होता है, जैसे कि आप देखे होंगे धान का जो बंडल्स रहता है, जो कली रहता है, वो एक ग्रुप में रहता है। ठीक। वैसे ही क्या है, तो ये जितने ग्रुप ऑफ पीपल है जो काम करते हैं, वो एक ग्रुप में रहते हैं और एक पर्टिकुलर टास्क को निष्पादित करते हैं, ये स्प्लिट दी क्रॉप हो गया। एक ग्रुप में रहना, क्रॉप की तरह रहना, और वो एक पर्टिकुलर टास्क को फुलफिलमेंट करना। ये जितने पॉइंट्स हैं जो ये पढ़े हैं, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मैनेजमेंट थॉट को डिस्क्राइब कर रहा है। इसको किसने बताया? हेनरी फॉल जी ने बताया है, फुटिंग प्रिंसिपल के माध्यम से, जो थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फुटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक। ओके ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला हम क्या पढ़े हैं अभी? ट्रेडिशनल अप्रोच और क्लासिकल अप्रोच, ये पढ़े हैं, जिसके अंदर तीन पॉइंट पढ़े हैं हम। साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया, और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट हो गया, और क्या पढ़े हैं? बताओ क्या पढ़े हैं, बताइए। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम तीन चीजें पढ़े हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, ताकि आपको पढ़ने में जब आप पढ़ाई करेंगे ना, उसमें आसानी होगी। ट्रेडिशनल अप्रोचेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, इवोल्यूशन का पहला। दूसरा जो है सोशल सिस्टम अप्रोचेज। ठीक। इसको बताया है बर्नार्ड जी ने बताया है। अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल सिस्टम दैट इज कंपोज्ड ऑफ पीपल हु वर्क इन कोऑपरेशन। वही चीज को बता रहा है। एक सोशल ह्यूमन बींग का अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन काम करता है? ह्यूमन बींग काम करता है।
मतलब पर्सन ही काम करेंगे ना, उनके बिना तो मशीन भी काम नहीं करेगा जब तक वहाँ डिप्लॉयड नहीं करेंगे ह्यूमन बींग। एक ह्यूमन सिस्टम को जो वहाँ काम करता है पीपल, वो एक आपस में समन्वय बना के पर्टिकुलर चीज को फुलफिल करता है, एक गोल को अचीव करता है। यही चीज इन्होंने ये बताया है। ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिस्टम एक सामाजिक या ह्यूमन बींग सिस्टम है, ह्यूमन बींग्स रहते हैं जो कि क्या रहता है, कंपोज्ड ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल से बनता है, हु वर्क इन कॉपरेशन, आप आपस में समन्वय कर काम करता है। यही चीज को उन्होंने बताया, ये मैनेजमेंट करके बताया, मैनेजमेंट थॉट बताया। किसने बताया? बर्नार्ड जी ने। ठीक है। इसके फीचर क्या है? सोशल सिस्टम अप्रोच मतलब सोशल सामाजिक सिस्टम अप्रोच। ठीक है। इसमें मेन फीचर्स क्या है कि पहला पॉइंट इसमें मेन फीचर्स में बताया है, ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटेड एज सोशल सिस्टम बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन को ट्रीट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो है वो क्या है, एक ह्यूमन बींग ग्रुप ऑफ पीपल है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अभी कल वाले चैप्टर में बताया था, जो बिजनेस को अफेक्ट करती है एक्सटर्नली और इंटरनली, उसके पॉइंट्स बताया था। तो उसमें आपस में उस पॉइंट्स में उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब अंदर, बिजनेस के अंदर जो इन्वायरमेंट फैक्टर अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें समन्वय एक रिलेशनशिप बनाना, ये दूसरा पॉइंट बताया उन्होंने। तीसरा जो है कोऑपरेशन अमंग ग्रुप मेंबर्स इज नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। कोऑपरेशन जरूरी है बता रहे हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर जो काम कर रहे हैं उनके बीच में समन्वय, आपस में कोऑपरेट हो, कोऑपरेटिव नेचर का होना चाहिए, ताकि तभी तो वो एक दूसरे को अगर कोऑपरेटिव रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे, नहीं तो अंदर में ही लड़ने झगड़ने लग जाएंगे, कोऑपरेशन नहीं रहेगा। ठीक है। तो एक गोल को अचीव करने के लिए अंदर में ग्रुप ऑफ मेंबर के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक, आपसी समन्वय ये होना चाहिए, तभी वो गोल को अचीव कर सकते हैं। लास्ट इसमें पॉइंट्स बताया है, फीचर्स बताया है, efforts should be made for establishing harmony between organization goals and group। इन्होंने बताया है, देखिए जब अंदर में जो डिप्लॉयड पीपल्स है उसका पहला तो वो क्या होगा, खुद का इंडिविजुअल गोल होगा कि मुझे क्या करना है, फिर वो इंडिविजुअल बनते हैं ग्रुप, तो ग्रुप का गोल होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो अगर हम इंडिविजुअल गोल को सेटिस्फाइड करते हैं तो वो अच्छे से काम करके क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करेगा। तो ये ऐसा अफोर्ड लगाना जो लास्ट पॉइंट बता रहा है, टू अफोर्ड एस्टैब्लिशमेंट हार्मोनी, मतलब ऐसा रिलेशनशिप बनाना उनके बीच में कि ग्रुप के गोल्स को या इंडिविजुअल गोल को ऐसा सेटअप कर देना, समझना और उसको मोटिवेट कर देना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाए। देखिए सब पॉइंट्स वही बता रहा है ना, जैसे पहला जो पॉइंट्स बताया, पहले ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़े वही चीज यही बता रहा है। आखिर एट द एंड क्या है, ह्यूमन बीइंग जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, यही मैनेजमेंट है। ठीक। तो ये सोशल सिस्टम अप्रोच हो गया, पहला ट्रेडिशनल, दूसरा सोशल सिस्टम, और इसके जो लास्ट है इसमें ये ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच है। मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप में क्या है, ह्यूमन बींग काम कर रहा है, आपस में रिलेशन, उसका अप्रोच है। ठीक। वही चीज ये भी बता रहे हैं। बिहेवियर से क्या बता रहे हैं इन्होंने, द बिहेवियर साइंस प्लेड अ स्ट्रॉन्ग रोल इन हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ वर्कर्स एंड हाउ द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कर्स वुड बी बेटर अलाइंड। क्या बता, अंदर में काम कर रहे हैं वर्कर्स, तो वर्कर के नीड और ऑर्गेनाइजेशन का नीड दोनों को समझकर आपस में समन्वय करके काम करना और उसको अचीव करना। ठीक, यही चीज को बता रहे हैं। नीड ऑफ वर्कर, पहला समझना क्या है, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ वर्कर, वर्कर का क्या जरूरत है, और नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या नीड है ऑर्गेनाइजेशन को, ये दोनों का समन्वय करना, और फिर उसको वर्कर को उसके हिसाब से अलाइन कर देना उसको काम में, और उसको निष्पादित करना, जो भी काम है उसको फुलफिलमेंट करना। यही एक ऐसा ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच। वर्कर मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है, उनका रिलेशन आपस में समन्वय करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करवाना है हमको। तो अच्छे से रिलेशन रहेगा आपस में वर्कर के बीच में, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करेगा। ये है ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच। उसी में इन्होंने पॉइंट्स बता दिए हैं क्या क्या है, सोशल सिस्टम, सोशियोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप डायनेमिक, लीडरशिप, मोटिवेशन, रोल ऑफ मनी, कन्फ्लिक्ट, ये सब बताया है। तो इसको आप हालांकि अलग अलग चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ग्रुप डायनेमिक क्या होता है, लीडरशिप क्या है, कम्युनिकेशन, हर एक का एक चैप्टर है, कम्युनिकेशन क्या है, कन्फ्लिक्ट क्या है, रोल ऑफ मनी क्या है,
ये सारा एक ह्यूमन बींग पे आधारित है। ठीक। इससे क्या होता है, वो मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया, मैनेजमेंट थॉट को डिस्क्राइब किया इसी सब पॉइंट को। इस पॉइंट को आपको डिटेल में स्टडी करना है इन ओबी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। लीडरशिप क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, ये सारा चीज को आप उसमें ओबी में पढ़ेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट लाइन चलते हैं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बाद। समझ में आया यहाँ तक? हम अभी तीन अप्रोचेस पढ़े हैं इवोल्यूशन में, ट्रेडिशनल, ठीक, कौन कौन सा अप्रोच पढ़े हैं, बताइए बताइए। तीन अप्रोचेस कौन कौन से पढ़े हैं? बताइए। ट्रेडिशनल, हाँ, और सोशल, ठीक है, तीसरा ह्यूमन रिलेशन। ठीक, गुड गुड, वेरी गुड। मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हैं, वेरी गुड। कुछ लोग हैं जो ध्यान नहीं दे रहे होंगे, वो भी ध्यान दीजिए और आंसर भी कीजिए बीच में। ठीक। अगला इसमें पढ़ते हैं, हाउ हाउ थ्रोन एक्सपेरिमेंट। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो कि मैनेजमेंट को बताया कैसे। पहला जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है, कि ये साइंस रिलेटेड वर्ड है। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट, लाइट। इल्यूमिनेशन मतलब होता लाइट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किए, इस इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में क्या किए कि ग्रुप ऑफ पीपल को दो जगह रखें। एक ग्रुप को लाइट में रखें, जहां पर एक रूम है जहां पर लाइट है वहां पर रखें। दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल को विदाउट लाइट वाले रूम में रखें। और उसको फिर क्या किए, जहां पर एक लाइट है और जहां पर लाइट नहीं, दो ग्रुप में विभाजित किए, दो ग्रुप में विभाजित कर दिए। जहाँ एक लाइट है जहाँ लाइट नहीं है, वहां ग्रुप ऑफ पीपल रख दिए और उसको काम करवाया। लाइट में जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो काम कर रहे हैं, और जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ लाइट नहीं है जिस बिल्डिंग में, और वहाँ काम कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल, उन दोनों के परफॉर्मेंस में कोई ही चेंजेस नहीं आया है। उनको काम दिया गया, जहाँ लाइट है वहां भी काम दिया गया, इस काम को कीजिए। और जहाँ लाइट नहीं है वहां भी काम दे दिया गया, और उसको मोटिवेट किया, थोड़ा सा मोटिवेट किया, ग्रुप ऑफ पीपल को मोटिवेट किया, और वहाँ काम करवाया गया। तो दोनों जगह में काम करवाया गया, और दोनों को अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर दिया गया, ग्रुप ऑफ पीपल्स को। और काम करने के बाद दोनों को क्या है, सेम कंडीशन, मतलब वो जहाँ लाइट था वो भी कंप्लीट किए उस गोल को, और जहाँ लाइट नहीं था वहां भी कंप्लीट हो गया। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये बताया जा रहा है आपको, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट से ये बताया जा रहा है कि अनफेवरेबल कंडीशन में, जहाँ लाइट है, जहाँ लाइट नहीं है, लेकिन वहाँ एक ह्यूमन रिलेशनशिप बन गया, उसको मोटिवेट कर दिया, अच्छे से गाइडलाइन दे दिया, अच्छे से लीडरशिप कर दिए, और उसको काम करवा लिए। जो जो वहाँ के टॉप मैनेजर रहेंगे, जो मैनेजर्स रहेंगे, तो आप सबऑर्डिनेट काम करवा दिए, तो निश्चित तौर से जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जो उनको करना है उस समय काम, वो काम को पूरा करेंगे, चाहे लाइट हो चाहे लाइट नहीं हो। एक ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, ये इल्यूमिनेंस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। दूसरा है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या बताया गया है, छह फीमेल वर्कर्स थे। इस जो रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट में छह फीमेल वर्कर्स हैं। जिसमें क्या होता है, जैसे कोई कंपनी में काम करते हैं तो उसको बहुत सारे फैसिलिटीज दिया जाता है। तो कुछ फैसिलिटीज मैं बता रहा हूँ, जैसे वर्किंग आवर का, रेस्ट पीरियड उसमें जो रहेंगे, लंच का टाइम हो गया। एक ये सारा रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, कि टाइमिंग होगा, ये लंच का टाइम होगा, इस समय रेस्ट कर सकते हैं, इस समय वर्किंग आवर, ये डिस्क्राइब रहता है। तो इस टेस्ट में क्या किए, छह फीमेल वर्कर को ले लिए, और उनका वर्किंग आवर, उनका रेस्ट पीरियड का टाइम, उनका लंच का टाइम डिस्क्राइब किए कि आपको ये समय में करना है। और उसको फिर क्या है, कुछ दिन बाद वो चेंज कर दिए, और उसका समय को अलग कर दिए, कि वर्किंग आवर आपका ये रहेगा, आपका रेस्ट पीरियड का टाइमिंग ये रहेगा, आपका लंच का टाइम ये रहेगा। फिर कुछ दिन बाद वो चेंज कर दिए, वर्किंग आवर आपका इतना से इतना समय रहेगा, रेस्ट पीरियड इतना रहेगा, लंच इतना रहेगा। इस एक्सपेरिमेंट से तीनों एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसको उनको मिला क्या, मिला ये कि उनके जो उनको काम करना था उसको, उसमें कोई डिफेक्शन नहीं आया। हालांकि वर्किंग एनवायरनमेंट को, वर्किंग आवर को हम चेंज कर दिए, रेस्ट पीरियड को भी चेंज कर दिए, लंच टाइम को भी चेंज कर दिए। ठीक है, तो उनके जो वर्किंग कंडीशन है और जो आउटपुट दे रहे हैं उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया। क्यों नहीं आया?
क्योंकि जो हम वर्किंग आवर दे रहे थे उनको काम करने के लिए, रेस्ट भी दे रहे थे, वो टाइम ड्यूरेशन सेम था, ठीक है, लेकिन जब उनको चेंजेस कर दिए, पार्ट वाइज कर दिए, तो उसमें क्या होगा, उनके जो 6 फीमेल में देखा गया कि टाइमिंग चेंज करने के बाद भी उनके परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं आया। ये 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 क्या है, दूसरा पॉइंट को डिस्क्राइब करता है। तीसरा जो है, बैंक राइटिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी। इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, एक रूम में, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, रूम बोल सकते हैं, जिसमें 14 वर्कर, 14 वर्कर के ग्रुप को रखा गया। 14 वर्कर को रखने के बाद जो उसका एक हायर अथॉरिटी रहा होगा, वो उन 14 लोगों को ऑब्जर्व किया, ठीक, ऑब्जर्व किया, काम करवाया और पेमेंट दे दिया उनको, ठीक। इस तीसरा पॉइंट के अंदर में, तो जो जिस प्रकार का उनको पेमेंट दिया जा रहा था, जिस हिसाब से उनको ऑब्जर्वेशन किया जा रहा था, उसके हिसाब से वो आउटपुट दे रहे थे, ठीक है। जो टॉप मैनेजर जो है, जो 14 वर्कर को काम करवा रहे हैं, उनको कंप्लीटली ऑब्जर्व कर रहा, देख रहा, उनको काम को करवाने के लिए सब प्रेरित किया, मोटिवेट किया, और उसको ऑब्जर्व करके उनको बताया कि आपको ये काम करना है, तो ये 14 जो वर्कर है, वो निश्चित तौर पर काम किए, और उसका पेमेंट भी दिया गया इस प्रोसेस के अंदर। उनके जो काम बताया गया, उनको ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, कम्प्लीटली उनको ऑब्जर्व करने के बाद उनको पेमेंट दिया गया, तो उनके वो जो आउटपुट, जो आउटकम आया, वो हाईली पॉजिटिव रिजल्ट आया। ये बैंकिंग वायरिंग वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम स्टडी का कॉन्सेप्ट। अगला जो है, मास इंटरव्यू प्रोग्राम। इसमें क्या किया गया, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर को रखा गया, लार्ज नंबर, बहुत सारे वर्कर को स्टडी किया गया इसमें, उसके वो जितने वर्कर है उसके एटीट्यूड्स को, उसके ओपिनियन को स्टडी किया गया, और उसके हिसाब से उनको काम दिया गया, उनको स्टडी कर, क्या को स्टडी किया, उनके एटीट्यूड को, उनके ओपिनियन को, सबको समझा, बहुत सारे वर्कर का, और उनको उनके हिसाब से काम दिया गया, तो क्या हो, उससे भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उनके एटीट्यूड, उनके ओपिनियन के हिसाब से उनको काम दिया गया है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ये जो है पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट है बताया, तो ये क्या चीज को डिस्क्राइब किया है, मैनेजमेंट को ही डिस्क्राइब किया है, तो थॉट प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है। इसमें जो पहला जो पॉइंट है, उसमें ह्यूमन रिलेशनशिप बताया है। दूसरा है, अगर टाइमिंग चेंज हो रहा है फिर भी उसमें परफॉर्मेंस में कोई अफेक्शन नहीं हो रहा है। तीसरा जो पॉइंट्स बताया है, उसमें क्या है, तो उसको पेमेंट रेमुनरेशन, रेमुनेट किया गया उनको, ऑब्जर्व करके, तो उनके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, तो उनके रेमुनरेशन को बताया गया। और चौथा लार्ज जो पॉइंट है, लार्ज नंबर ऑवर के एटीट्यूड को स्टडी किया गया, ओपिनियन को स्टडी किया, उनके पर्सनल बिहेवियर को स्टडी किया, और उसको काम करवाया गया, तो उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ। तो ये सारा चीज मैनेजमेंट के जो पॉइंट्स उसको बताया। तो ये हॉर्न रोन एक्सपेरिमेंट के अंदर ये 4 एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे आगे जो है, एक ऑथर है और पीटर एफ डकर जी, इन्होंने भी मैनेजमेंट थॉट्स को बताया, मैनेजमेंट क्या है बताया, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट नेचर को बताया, मैनेजमेंट के फंक्शंस को बताया, ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर को बताया, फिर डिसेंट्रलाइजेशन बताया, और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, ये सब आप अंदर में आप पढ़ें। जैसे मैं डिसेंट्रलाइजेशन को बता दिया हूँ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ओबी में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये उद्देश्य को मैनेजमेंट, उद्देश्य सहित मैनेजमेंट, मतलब किसी मैनेजमेंट का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है उसको पूरा करना, मैंने विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटीज। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में एमबीओ कहते हैं। तो ये मैनेजमेंट थॉट्स को पीटर जी ने बताया है अपने तरीके से, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इन 4 5 पॉइंट है, इसके व्यू से बताया है। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। ये तो इवोल्यूशन ऑफ, अभी तक जितना ही पढ़ा वो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का इवोल्यूशन, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, और मैनेजमेंट को डिस्क्राइब, मैनेजमेंट थॉट्स को बताया, थॉट प्रोसेस को बताया, ठीक है, जिसमें हम पढ़े हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और 2 3 अप्रोच, 3 अप्रोच पढ़े हैं ट्रेडिशनल,
क्लासिकल अप्रोच, ह्यूमन अप्रोच हो गया, सोशल सिस्टम अप्रोच हो गया, तीन चीज पढ़े हैं। ठीक। और दूसरा फिर आगे इसमें हम ये इवोल्यूशन का जो पार्ट है, इवोल्यूशन कंप्लीट है। ये जो पॉइंट आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मैनेजमेंट फंक्शन, ये दूसरा चैप्टर का पार्ट है जो बचा हुआ था। इसलिए इस स्लाइड में इसको एंट्री कर दिया हूँ। लेकिन यहाँ तक जो है पढ़े हैं, यहाँ तक इवोल्यूशन पार्ट खत्म होता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसको। ये इवोल्यूशन का तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, ट्रेडिशनल, सोशल, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसमें। ट्रेडिशनल अप्रोच, सोशल सिस्टम, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, और एक एक चीज को डिस्क्राइब किए हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या आता है, सोशल के और ह्यूमन रिलेशन। ठीक। और ट्रेडिशनल के अंदर तीन पॉइंट आए, साइंटिफिक, ब्यूरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट, उसको स्टडी किए हैं। ठीक है। तो साइंटिफिक है, ये एग्जाम्पल्स थे। ठीक। ये ब्यूरोक्रेटिक था, उसका एफिशिएंसी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट, तीन पॉइंट्स थे ट्रेडिशनल के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? ओके, इसको भी क्लियर कर देते हैं। 5 मिनट बस समय दीजिए, इसको भी क्लियर कर देते हैं उस पॉइंट। जो रोल्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े थे जिस चैप्टर में, उसमें एक मैनेजमेंट फंक्शन का भी पॉइंट है। तो ये मैनेजमेंट का चार फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको हेनरी क्योल जी ने दिया था। कि पहले तो प्लानिंग करेंगे कि करना क्या है हमें, उसके बाद उस काम को करने के लिए वो ऑर्गेनाइज करेंगे, पीपल को वहां डिप्लॉयड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए प्लानिंग की बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एचआर मैनेजर की ही एग्जांपल ले लेते हैं। उसको प्लानिंग ये किया कि हमको अपने डिपार्टमेंट के लिए ये काम करवाने के लिए 10 एम्प्लॉय की जरूरत है। तो वो क्या, प्लानिंग तो कर लिया पहला। दूसरा क्या किया, वो ऑर्गेनाइजिंग करेगा 10 एम्प्लॉयज को, उसके क्वालिफिकेशन जो हमको जरूरत है उसके हिसाब से उसको डिप्लॉयड लाया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ये ऑर्गेनाइजिंग हो। तीसरा जो पॉइंट है डायरेक्टिंग। अब जो एम्प्लॉइज वहां डिप्लॉयड कर दिया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो उसको काम करवा, डायरेक्ट दिशा निर्देश देगा, काम करवाए। ठीक। और उसको एक टास्क दे देगा, उसको करने के लिए बोलेगा कि आपको इस टास्क को कंप्लीट करना, तो डायरेक्ट करें। तीसरा पॉइंट डायरेक्टिंग। चौथा जो पॉइंट है वो कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स जो काम दिया गया, काम दिया गया है जिस एम्प्लॉइज को, उसको कंट्रोलिंग करेंगे कि उस काम को सही तरीके से किया कि नहीं। ठीक, ये कंट्रोलिंग का पार्ट है। तो ये जो चार प्रोसेस है, ये मैनेजमेंट फंक्शन है जिसको हेनरी फ्योल जी ने बताया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। आगे इसी में बता देते हैं कि यही प्लानिंग का ये जो है मैनेजमेंट फंक्शन, दूसरे ऑथर ने बताया है, अकॉर्डिंग टू लूथर ग्यूलिक, जो पॉड स्टॉप के नाम से बताया है, POSDCORB। P means planning, O means organizing, S means shaping, D means directing, CO मतलब coordination, R मतलब reporting, B मतलब budgeting। पॉट स्टॉप, POSDCORB, ये किसको डिस्क्राइब किया है, मैनेजमेंट फंक्शन। पहला ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हेनरी फ्योल जी ने बताया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। दूसरा जो फंक्शन है लूथर, इसमें कुछ पॉइंट और ऐड भी हुए हैं, देखिएगा 8 पॉइंट। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टेपिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू लूथर ग्यूलिक ने बताया है। बेसिकली जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, वो दो भागों में डिवाइड किया गया है, मेन फंक्शन एंड सब्सिडरी फंक्शन। मेन फंक्शन में जो हेनरी फ्योल जी ने बताया ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही मेन फंक्शन। ठीक। प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको डायरेक्ट करना, एम्प्लॉइज को, और कंट्रोल करना, ये मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन जो बाकी जो चीजें हैं जो ऐड हुआ है उसके अंदर, वो सब्सिडरी फंक्शन में आता है। जैसे कि उस एम्प्लॉय को लीड करना, दूसरा मोटिवेट करना, तीसरा है उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन देना, चौथा जो है सुपरवाइज करना उसको, पांचवा जो है परफेक्ट डिसीजन लेना, और स्टेफिंग इनोवेशन, नए नए चीज को इन्वॉल्व करना। ये पॉइंट्स भी इंक्लूड हो गए फंक्शन में। बेसिकली फंक्शन केवल चार है,
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट केवल 4 है, जिसको हेनरी कोल जी ने बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक। और उसको इन सब्सिडरी फंक्शन में बाकी फंक्शन जो है सब्सिडरी फंक्शन है, मेन फंक्शन नहीं है, उसको ऐड किया गया है। तो अगर कोई सवाल ऐसा आए कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो केवल 4 ही फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन पॉड स्टॉप के बारे में पूछ दिया तो उसको इसको लिखना है। उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के साथ स्टेटिंग भी हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन भी हो गया, रिपोर्टिंग और बजटिंग सब ऐड हो जाएगा। ठीक है।